नाज़रीन, दिस इज़ सानी खान एंड यू आर वाचिंग न्यू एपिसोड ऑफ इनसाइड फाइनेंशियल मार्केट्स। प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में मौजूद होंगे हमारे साथ आबिद सिलहरी साहब, जिनके साथ हम डिस्कस करेंगे दो इश्यूज़ को। आबिद साहब को सबसे पहले हम वेलकम करते हैं और उनसे कहते हैं कि वो अपनी माहिराना राय दें इस चीज़ के ऊपर कि ये जो तीन ममालिक हैं, सऊदी अरब, ईरान एंड रशिया, जो कि डॉलर को छोड़कर अपनी लोकल करेंसी में ऑयल को ट्रेड कर रहे हैं, इसका पाकिस्तान की मईशत पे क्या असर पड़ेगा और डॉलर कितना वीक होगा, पाकिस्तान इंटरनली एक्सटर्नली किस तरह के चैलेंजेस को फेस करेगा। दूसरी जो राय हम चाहेंगे आबिद सिलहरी साहब की, वो इस बात पे चाहेंगे कि जो 7th रिव्यू इस वक्त जारी है, पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात चल रहे हैं, जिसके बारे में ख़बर आई है कि IMF हैज़ एक्सप्रेस्ड इट्स रिजर्वेशन ओवर द इंट्रोडक्शन ऑफ द एमनेस्टी स्कीम। इस बात में कितनी सदाकत है और ये पाकिस्तान का जो IMF प्रोग्राम है उसको इंस्टॉल करा सकती है या नहीं करा सकती। आबिद साहब, ओवर टू यू। जी, जहाँ तक डॉलर पे टफ टाइम आने की बात है, मेरा ख्याल है वो टफ टाइम आते आते भी इन द लॉन्ग टर्म काफ़ी वक्त लगेगा। शायद डॉलर की जो सिग्निफिकेंस और उसकी इम्पोर्टेंस है उसको यकसर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकेगा। हाँ, हो सिर्फ ये रहा है कि जिस फ्रीक्वेंसी के साथ अमेरिका ने इंटरनेशनल जो सैंक्शन लगाना शुरू किए हैं, इकनॉमिक सैंक्शन मुख्तलिफ ममालिक पे, लीबिया पे इकनॉमिक सैंक्शन लगी, ईरान पे लगी, अफगानिस्तान पे लगी, हाल ही में रशिया पे लगी। तो अब ममालिक जो हैं वो एक उस डॉलर में ट्रेड सिस्टम को बाईपास करना चाह रहे हैं, ताकि कल को कोई सैंक्शन अगर किसी मुल्क पे लगती है तो कम से कम उनके पास एक ऑल्टरनेटिव जो है वो मौजूद हो। और यही वजह है कि ईरान जो कि ऑलरेडी इकोनॉमिक सैंक्शंस में जकड़ा हुआ है, उन्होंने अपना एक जो है ऑल्टरनेटिव करेंसी में ट्रेडिंग उसका इंडिया दिया। रशिया जिसके साथ के स्विफ्ट की जो बैंकिंग सैंक्शंस हैं वो भी उस पर लग गई हैं, तो वो भी कोशिश कर रहा है कि वो अपनी करेंसी में कुछ तजारत कर सके। और सऊदी अरब और चाइना में युआन में ट्रेड करने का जो है इशारे वो भी मिले हैं। बट हैविंग सेड इट, आई डोंट थिंक कि डॉलर जो है वो आलमी जो मार्केट है उसमें इररेलेवेंट होगा या डॉलर बहुत वीक हो जाएगा इस सिस्टम से। हाँ, ये जरूर है कि ममालिक जो है जिनको अमेरिकन पॉलिसीज को वायलेट करना चाह रहे हैं, जो ममालिक, वो आपको नजर आएगा कि आहिस्ता आहिस्ता शायद वो अपना अल्टरनेटिव अरेंजमेंट जो है वो कर रहे हों। अच्छा सर, एक ज़िमनन सवाल है बिफोर वी टॉक अबाउट द IMF थिंग। जब ये दुनिया के ममालिक रिजर्व्स में डॉलर की बेस को कम करेंगे तो उसका भी तो फ़र्क पड़ेगा सर? को बहुत ज़्यादा फर्क। देखिए, इस वक्त रशिया जो है, रशिया के टोटल रिजर्व्स को अगर आप देखते हैं तो रशिया का हाफ से भी कम जो है वो US डॉलर्स में है। बाकी उसने युआन में रखे हैं, बाकी उसने गोल्ड की शक्ल में या यूरो में रखे हैं। लेकिन वो जो 50% से भी कम के जो उसके रिजर्व्स हैं वो भी तकरीबन कोई $800 बिलियन के करीब जो है वो बनते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अभी शायद इकोनॉमिक जॉइंट जो है के तौर पर अमेरिका को कतई तौर पे उसको डिलीट कर देना वो शायद पॉसिबल नहीं होगा। ये जरूर है कि जो चाइना जो है, चाइना युआन में ट्रेडिंग को बढ़ाता चला जाएगा। और युआन इज वन ऑफ द करेंसीज जो कि IMF और वर्ल्ड बैंक की अप्रूव करेंसीज हैं। तुमन जो है फॉर एग्जांपल वो IMF या वर्ल्ड बैंक की अप्रूव करेंसी नहीं है। तो आपको जो इस वक्त एग्जिस्टिंग करेंसी जो कि अप्रूव करेंसीज है उन्हीं में ट्रेड करनी है, उन्हीं में अपने रिजर्व रखने हैं। और उसके लिए देखना ये होगा कि चाइना कितनी जल्दी एक सबसे चूक निज़ाम जो है वो इंट्रोड्यूस करवा सकता है। ओके सर। सर ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान ने जो एमनेस्टी स्कीम दी है और जिसके ऊपर IMF ने रिजर्वेशंस का इजहार किया और कहा है कि ये इस वक्त जो IMF और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का जो 7th रिव्यू में जो तालुक चल रहा है वो एमनेस्टी स्कीम की वजह से या PM रिलीफ पैकेज की वजह से नहीं है। ये चीज़ बहुत क्लियर होनी चाहिए। इस वक्त जो तालुक चल रहा है वो सियासी जो गैर यकीनी सूरत हाल है उस वजह से है। अपोजिशन जो थी उसने बहुत क्लियर ऐलान किया था कि कल को अगर उनकी हुकूमत आ गई तो वो स्टेट बैंक का जो अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस है
जो एक्ट है उसको वो रिपील कर देंगे। इसी तरीके से उन्होंने मिनी बजट पे भी अपने कंसर्न का इजहार किया था और ये कहा था कि अगर उनकी हुकूमत आती है तो उसमें से बहुत सी चीज़ों को वो रिवर्स कर रहे होंगे। अब IMF को ये देखना है कि तहरीक अदम एतमाद का नतीजा क्या निकलता है, उसके नतीजे में कौन हुकूमत में आता है या रहता है, और फिर उसके साथ IMF जो है वो मुज़ाकरात करना चाहेगी। तो इस वक्त जो डिले नज़र आ रहा है वो इस वजह से नहीं है कि पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर ने कोई रिलीफ पैकेज दिया है या अमनेस्टी स्कीम पे IMF के खदशात हैं, वो अपनी जगह होंगे। लेकिन राइट नाउ जो तात्पुर है वो ये है कि किससे बात करना होगी जब ये नो कॉन्फिडेंस मोशन पे वोटिंग होती है, और जो उस वक्त हुकूमत में रहेगा या जो नया हुकूमत में आएगा, PTI हो या अपोजिशन हो, तो उनका रवैया क्या होगा IMF के ओवरऑल डील के बारे में। तो इस तरीके से ये मुज़ाकरात चलेंगे। अच्छा सर, आखिर में फरमाइएगा कि बाय जून 30th हाउ डू यू लुक एट द करेंसी एंड द रिजर्व्स? देखिए, इस वक्त तक जो प्राइम मिनिस्टर ने रिलीफ पैकेज दिया हुआ है, अगर रशिया पे कोई ग्लोबल सैंक्शन नहीं लगती, जो कि इस वक्त तक एनर्जी की ट्रेड पे नहीं है, सिर्फ अमेरिका ने अपनी जो एनर्जी इंपोर्ट है रशिया से उस पर बैन एम्बार्गो लगाया है। EU ने अभी तक उसको ज्वाइन नहीं किया क्योंकि EU की मेजर डिपेंडेंस है रशिया पे। तो अगर वो एक कॉमन एम्बार्गो नहीं लगता तो फिर तेल की कीमतें जो हैं होपफुली वो $100 पर बैरल के लगभग रहेंगी, और अगर ये यहाँ तक रहती है तो फिर जो हुकूमत का रिलीफ पैकेज है 250 अरब रुपए का, वो उसकी तवक्कुआत के मुताबिक रहेगा। बहुत ज्यादा फिस्कल डेफिसिट पे उसका असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कोई रशिया और नेटो में कोई एस्केलेशन होती है जिसकी वजह से तेल की कीमतें जो है आलमी मंडी में वो $100 से एक्सीड करती हैं, $130-140 पर बैरल पे चली जाती है, तो वहां पे जाहिर है कि पाकिस्तान के लिए टफ टाइम आएगा, क्योंकि एक तो करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा होगा, दूसरा फिस्कल डेफिसिट उससे बहुत ज्यादा हो जाएगा जो कि शायद हुकूमत अपने रेवेन्यू से पूरा ना कर पाए। अंडरस्टूड सर, आखिर में ये फरमाइएगा, नंबर ऑफ पीपल आर सेइंग कि रादर स्पेकुलेटिंग कि डॉलर 200 की हद अबूर कर सकता है। आर यू वन ऑफ दोज हु थिंक कि सिचुएशन ऐसी है, पॉलिटिकल भी एंड अदरवाइज भी, कमोडिटी का सुपर साइकिल तो किसी हद तक कहा जा सकता है कि ख़त्म नहीं हुआ, थम तो ज़रूर गया है, बट आर यू वन ऑफ दोज हु थिंक कि ये डॉलर 200 क्रॉस कर सकता है? देखिए, एज ए प्रिंसिपल मैं पब्लिकली या मीडिया पे कभी भी डॉलर के बारे में अपनी वो नहीं देता हूँ राय का इजहार, क्योंकि उससे मार्केट में गलत तासुर जा सकता है। लेकिन इट्स वेट एंड सी, लेट्स सी कि डॉलर जो है वो किस तरफ जाता है। But you see the local currency to be in the pressure for next few days. ये डिपेंड करेगा अगेन, ये सियासी गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से करेंसी पे ज्यादा प्रेशर आजकल देखने में आ रहा है। ये नो कॉन्फिडेंस मोशन वाला मसला हल होता है तो आप देखेंगे कि ये प्रेशर जो है ये इसमें कुछ कमी आ जाएगी। ओके, ग्रेट। आबिद सलहरी साहब, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इट्स टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। वक्फे के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे आसिम ज़फ़र साहब। ही इज़ वन ऑफ द एक्टिव मेंबर्स ऑफ द आइटेंस एंड IT कंपनी। पाकिस्तान में IT पैकेज, पाकिस्तान की इकॉनमी का रिवाइवल, बहुत सारे लोग जो हैं वो पाकिस्तान की IT को इस वक्त पाकिस्तान की जो 1990s 80s में कॉटेज इंडस्ट्री के टाइम्स थे उससे लिंक कर रहे हैं। एंड पीपल सी कि इतना कैपिटल इंटेंसिव नहीं है मामला, बहुत छोटे कैपिटल के साथ अगर स्किल लेबर टेक्नोलॉजी की मार्केट में आ जाए तो पाकिस्तान के बहुत सारे माशी दुख जो हैं वो ख़त्म हो सकते हैं, पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर हो सकते हैं। वक्फे के बाद नाज़रीन बातचीत करेंगे पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी का किरदार इन द डेवलपमेंट ऑफ इकॉनमी। लेट्स मीट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हमने बातचीत की आबिद सलहरी साहब से
दुनिया के अंदर देयर इज़ रन इन द कमोडिटी प्राइसेस। पाकिस्तान जो है सबसे बड़ा इस रीजन का कहना चाहिए कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट का इंपोर्टर है, और पाकिस्तान के करंट अकाउंट डेफिसिट में, बैलेंस ऑफ पेमेंट में सबसे बड़ा किरदार अगर होता है तो वो हमारे पेट्रोल के बिल का होता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट के बिल का होता है। सो दुनिया में इस वक्त जो चैलेंज है वो ये है कि अमेरिका की हेजेमनी को 3-4 ममालिक मिल के चैलेंज कर रहे हैं। चाइना इस गेम में पहले अकेला था, अब उसके साथ रशिया शामिल हो गया, और इसके बैकग्राउंड में ये है कि अमेरिका ने यूक्रेन के ऊपर रशिया के अटैक के नतीजे में स्विफ्ट के सिस्टम से रशिया को बाहर किया, जिस पे फेडरल रिज़र्व के जो चेयरमैन हैं उन्होंने कहा कि इस हरकत के नतीजे में दुनिया के अच्छे अच्छे ममालिक जो हैं वो अमरीकी टेक्नोलॉजी की जो कंपनीज़ हैं उनके बनाए हुए निज़ामों से अपने आप को अलग करेंगे, बिकॉज़ पॉलिटिकल इशू के नतीजे में अगर कोई प्राइवेट कंपनी सैंक्शन लगाती है और वो उसको किसी निज़ाम से, स्विफ्ट जैसे निज़ाम से बाहर करती है, तो फिर दुनिया जो है वो पॉलिटिकली डिवाइड हो जाएगी, और जो प्राइवेट कंसर्न है वो आज़ादी के साथ कारोबार नहीं कर सकेंगे। इसके नतीजे में 3-4 डेवलपमेंट्स हुई। हमने देखा कि सऊदी अरब जैसा जो मुल्क है वो पेट्रो डॉलर को छोड़ के रियाल में तेल की तिजारत पे राज़ी हो गया, और दुनिया में ये बात रोज़ रोशन की तरह आया है कि डॉलर में अगर कुव्वत है तो वो चूँकि तेल की तिजारत डॉलर में होती है तो वो पेट्रो डॉलर की वजह से। दूसरी चीज़ ये हुई कि इंडिया ने ईरान के साथ डील की कि डॉलर के बजाय वो ईरानियन तुमन में तेल की तिजारत करेगा। तीसरी चीज़, रशिया ने अपने तेल की तिजारत के लिए डॉलर की जगह रूबल को पेश किया है, एंड नाउ रशिया एंड चाइना आर कंटेम्पलेटिंग, दे आर प्लानिंग कि डॉलर को छोड़ के लोकल करेंसी में तिजारत को फ़रोग़ दिया जाए। सो 2030 तक जो ये बातें हो रही हैं कि दुनिया का जो गल्ला है यानी जो कंजम्पशन है अभी 30% जो है वो एशिया के पास है, ये बढ़ के 70% हो जाएगी, यानी जो दुनिया की ताकत का टिल्ट है, इकनॉमिक पावर है, वो यूरोप से एशिया में आ जाएगा, और एशिया के ममालिक में अगर अवेयरनेस बढ़ रही है और वो लोकल करेंसी की तरफ जा रहे हैं तो इसका सीधा साधा इम्पैक्ट जो है वो डॉलर पे होगा। अब सलेहरी साहब ने इस बात को एग्री नहीं किया कि डॉलर की जो हेजेमनी और ताकत है वो यकसर और यकदम तौर पे ख़त्म होने जा रही है। ही एग्रीड कि डॉलर की जो ताकत है विद द पैसेज ऑफ टाइम कम होगी, और पाकिस्तान चूँकि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस और डॉलर डिनोमिनेटेड कर्ज़ों में जकड़ा हुआ है, सो पाकिस्तान का जो निज़ाम है विल टेक अ वाइल टू गेट रिड ऑफ दिस डॉलराइज इकॉनमी, और दुनिया में जो डी डॉलराइजेशन होगी उसमें पाकिस्तान शायद आखिरी मुल्क होगा कि जो अपनी नेशन को इस चीज़ से आज़ाद कराएगा। प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे नाजरीन, पाकिस्तान में ग्रोथ के लिए कौन सी चीज़ है। पाकिस्तान में जब लोग इंडस्ट्री की बात करते हैं, सनतकार जब वजारत सनत के पास जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर के पास जाते हैं, तो वो कहते हैं कि हमें डॉलर चाहिए, बाहर से इक्विपमेंट मंगाने के लिए गवर्नमेंट उनके हाथ रोक देती है। गवर्नमेंट कहती है 12.5% सूद के ऊपर हम आपको बग़ैर मेहनत किए आपके पैसे के ऊपर पैसा देने को तैयार हैं, खुदारा हमसे डॉलर नहीं मांगे। कमोडिटी रन आया हुआ है, मुल्क के माशी हालात और ख़राब हो सकते हैं। सो आसिम ज़फ़र साहब से जानेंगे कि पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी का जो सेक्टर है उसकी डेवलपमेंट के लिए क्या नहीं किया गया आज तक और क्या किया जाना चाहिए। आसिम ज़फ़र साहब, ओवर टू यू। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली थोड़ा सा हमें हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, पाकिस्तान में कब इसका रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ और हमने कब ये सोचा कि हम एक्सपोर्ट में जाएंगे। और इंडिया जो है, इंडिया का आपने नाम लिया, इंडिया हमसे 20 साल पहले ये सोच चुका था, और उन्होंने सबसे पहले उसके लिए जाके MIT लेवल की 5 यूनिवर्सिटीज़ इस्टेब्लिश करी इंडिया में, और लोगों को बाहर से लेके आए, और उन्होंने अपने ह्यूमन रिसोर्स को दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया, और वो एक साइकिल, लाइफ साइकिल बनी। उस लाइफ साइकिल ने इंडिया को बिजनेस दिया, और उसके बाद वो वहाँ से ग्रो की। उसके बाद पाकिस्तान में अल्लाह का शुक्र है ये सेंस पैदा हुआ आज से कोई 30 साल पहले, 92 के अंदर, जहाँ पे हमने सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट की बात करनी शुरू करी।
تو ہم نے چیلنجز فیس کی کافی کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. تو اس وقت ہمیں اندازہ ہوا کہ ہمارا ایجوکیشن سیکٹر بہت ویک ہے. حالانکہ سب سے ہماری جو پازیٹیو چیز جو ہے وہ ہے ہماری ہیومن کیپٹل مینجمنٹ, یعنی کہ ہمارے پاس ریسورس جو ہیں, بچے جو ہیں ٹیکنالوجی کے لیے بہت پیداوار ہے, ان کی کلٹیویٹ کرنا ہے, ان کو صحیح سمت میں لانے کے لیے, اور ہم نے یہ 1992 سے کیا اور اس کے بڑے اچھے نتائج نکلے الحمدللہ. اور وہی چیز اب کنٹینیوشن میں جاری ہے. مگر افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی ایک بز ورڈ کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں. ہم نے اس آصف بھائی میں چاہوں گا پہلے آپ تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ ایک تو ہم نے انڈیا سے تقریباً کوئی 15-20 سال بعد ہم جاگے. دے ووک اپ بیفور 80s لیٹ 70s میں وہ جاگ گئے تھے, اور پاکستان میں دنیا کے 3 بڑے آئی ٹی کے اس وقت کے لوگ آئے اور ضیاء صاحب سے انہوں نے کہا کہ بھائی ہمیں جگہ چاہیے. تو ان کو مایوسی ہوئی بیکاز ضیاء صاحب کے پی اے کے پاس ہی وقت نہیں تھا 1 ہفتے تک. اور پھر ہندوستان میں اندرا گاندھی نے کہا کہ تم یہ کل آ جاؤ, اور انہوں نے نقشہ رکھا ماڈرن سٹیز کا اور کہا کہ تم انگلی رکھو کہ تمہیں کہاں پہ جگہ چاہیے. تو انہوں نے انفراسٹرکچر بھی دیا, انیبلنگ انوائرمنٹ بھی دیا. بٹ آفٹر 10 to 15 years پاکستان جاگ گیا تھا, اور پاکستان میں 1992 میں کام ہوا, اور جس میں آپ نے بتایا کہ ایجوکیشن میں مین سائٹ کے اوپر لیکنگ فیل ہوئی. آپ کو کیا 1992 اور 22 میں کوئی فرق نظر آتا ہے, یا آج بھی ہم وہی باتیں کر رہے ہیں کہ ہمیں ڈائریکشن کا نہیں پتہ, ہم بز ورڈ پہ چل رہے ہیں؟ آر یو ہیپی ایٹ دی پریزنٹ سچویشن؟ نہیں, اس میں 2-3 پازیٹیو باتیں ہوئی ہیں. دیکھیں, پہلے جو ہمارا ایشو تھا نا کہ ہمارے پاس انفراسٹرکچر نہیں تھا, ہمارے پاس پڑھے لکھے بچے کم تھے, ٹیکنالوجی اتنی اویئرنیس بہت کم تھی, ہمارے پاس ڈائریکشن نہیں تھی. اور دوسرا ایک ایشو جو اب تک چلا آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ آج تک ہم آئی ٹی تو کہتے ہیں, ہمیں آئی ٹی کے جڑ میں جانے کی سوچتے ہی نہیں کہ ٹیلی کام ایک انڈیپینڈنٹ انڈسٹری ہے, ٹھیک ہے, ہارڈ ویئر مینوفیکچرنگ ایک انڈیپینڈنٹ انڈسٹری ہے, اور سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ایک انڈیپینڈنٹ انڈسٹری. یہ 3 انڈسٹریز الگ الگ ہیں. ہم نے ان تینوں کو مرج کر کے ایک منسٹری بنا دی, جس کی وجہ سے آج تک پاکستان جو ہے وہ اسی سائیکل میں گھوم رہا ہے کہ جہاں پہ وہ نہ تو ٹیلی کام کو ترقی دے سک رہا ہے, جہاں پہ آپ کے موبائل مینوفیکچرنگ پاکستان میں ہو سکتی تھی, ہارڈ ویئر مینوفیکچرنگ پلانٹ پاکستان میں لگ سکتے تھے, تو آپ کی کنزمپشن پلان جو ہے, جو ہمارے بچے پیدا ہو رہے ہیں وہ ان میں بے روزگاری, یعنی کہ پچھلے 20 سال کے اندر اتنی بے روزگاری ہوئی ہے کہ کوئی سوچ ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ کنزمپشن پلان ہی نہیں تھا ہمارے پاس کوئی. ہم نے ہائپ کریٹ کری, آئی ٹی کر کے بز ورڈ یوز کیا, بچوں نے پڑھا لکھا مگر ان کو جابس نہیں ملی. اس کی وجہ یہ تھی کہ انڈسٹریز ہمارے پاس ابھی تک بھی ڈکلیئر نہیں ہوئی ہیں. اور میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ سے ریکویسٹ کی, بلکہ میں نے ہر فورم پہ یہ کہا ہے, گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی مختلف جگہوں فورم پہ, کہ بھائی جب تک آپ انڈسٹری ڈکلیئر نہیں کریں گے تو اسپیسیفک لوگ بینکس اس کو مطلب فنڈنگ کریں گے, اس کے طریقہ کار بنائیں گے, پروسیس بنائیں گے. ہم انڈسٹری ہی کا لفظ جو ہے ہم کہتے ضرور, انڈسٹری ہے ہی نہیں, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ 3 جگہ انڈسٹری بنی ہوتی تو ہمارے پاس جو الیکٹرانک انجینئرس ہیں, ہمارے پاس جو ذہن رکھتے ہیں ہارڈ ویئر کے لیے, جو ذہن رکھتے ہیں سافٹ ویئر کے لیے, وہ الگ الگ حصوں میں ڈیوائڈ ہو کے کام کرتے اور بہت تیزی کے ساتھ ہم بوم کرتے. اور ہمارے جو پڑوسی ملک نے اس نے یہ 1977 سے پہلے ڈکلیئر کر چکا تھا. یہ آج اس بات کو 30-35 سال ہو گئے, اور ہم نے ابھی تک اسی ایک چیز کے پیچھے ہم لوگ چل رہے ہیں کہ یہ آئی ٹی, مگر آئی ٹی کو سمجھنے کو تیار نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اب الحمدللہ آپ نے کہا انفراسٹرکچر, پہلے انفراسٹرکچر جو ہے ہمارا بڑا ویک تھا. ہمارے پاس کوئی ایک سیٹلائٹ بھی نہیں تھی, ہمارے پاس سبمرین بھی ایک ہوا کرتی تھی. عاصم بھائی میں آپ کو روکوں گا بیکاز وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا. ناظرین, وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا. بات چیت کا سلسلہ عاصم ظفر کے ساتھ یہیں سے شروع کریں گے, بٹ رائٹ آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. تو عاصم بھائی آپ بتائیں, واٹ ور یو سیئنگ؟ اچھا, اب ایشو یہ ہے ثانی بھائی کہ انفراسٹرکچر ماشاءاللہ سے پاکستان کا بہت اچھا بن گیا ہے. یعنی کہ اب ہمارے پاس, ہم خوشی سے کہہ سکتے ہیں کہ بی پی او کا بزنس ہم نے, یعنی کہ
اب ایک کال سینٹر کا بزنس جو دنیا میں بہت زیادہ جس سے آپ کے پیسے ریونیو آتا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں, بڑی اسپیسیفک چیز ہے. اور آپ کے پاس اب انفراسٹرکچر ہے مگر انفارچونیٹلی اب ہماری مارکیٹنگ نہیں. اس زمانے میں ہم نے بڑی کوشش کی گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کہ بھائی آپ کی جو ایمبیسیز ہیں وہاں پہ آپ جو آپ کے کمرشل کانسلیٹ جنرل ان کو ٹرین کریں کہ وہ وہاں پہ پاکستان کو کیسے بیچیں گے. اب ہم نے اس کو بیچنے کے لیے ہم نے ایک ادارہ بنایا پاکستان میں, مگر وہ افسوس مجھے یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آرکیٹیکچر آف میمورنڈم پڑھیں تو اس کے اندر جو چیزیں لکھی ہیں اس سے بہت آگے کی اور آگے دائیں بائیں کی ہم بات کر رہے ہیں, فوکس ہی نہیں ہے. تو کانسلیٹ جنرل جو ہمارے کمرشل کانسلیٹ جنرلس ہیں اب دنیا میں ان کی یہ جاب ہونی چاہیے, یا آئی ٹی ایمبیسڈر. ہم نے ایک توحید صاحب تھنک میں نام میں لے رہا ہوں جن کو سنگاپور میں ہم نے تعینات کیا گورنمنٹ آف پاکستان نے, اور اس کا بڑا ایڈوانٹیج ملا. مگر اس کے بعد جب گورنمنٹ, ایک تو ہمارے جو گورنمنٹ شفل ہوتی ہے تو وہ جو اچھے کام ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں. اب نہ تو ہمارا انڈسٹری اب تک ہم بنا سکے, نہ ہی ہم نے اپنے ایمبیسیڈرس نہیں بنا سکتے. تو میں کہتا ہوں کمرشل کانسلیٹس کو ٹرین کر دیں کہ جو جا کے آپ کے لیے شوکیس بنائیں, وہاں پہ آپ کی امیج بلڈنگ کریں, آپ کو بیچیں. تو آپ جائیں گے, ابھی ہم جاتے ہیں صرف ایگزیبیشنز ہوتی ہیں دنیا میں جو کوئی اور لوگ کر رہے ہوتے ہیں, وہاں پہ جا کے ہم سستے اسٹال لے لیتے ہیں, ڈیلیگیشن لے کے جاتے ہیں. اس چھوٹے سے عرصے میں ہم اپنے آپ کو بیچ نہیں سکتے. تو لوگوں کو بیچنے کے لیے آپ کے جو کمرشل کاؤنسلر کو بہت ایکٹیو ہونا پڑے گا, ایکٹیولی موومنٹ کرنی پڑے گی, آپ کو بیس لائن اپنی اسٹرانگ کرنی پڑے گی. آپ کے پاس الحمدللہ بہت زبردست ہیومن کیپٹل ہے, اس کو یوٹیلائز کریں. دوسرا یہ کبھی گورنمنٹ نے اناؤنس کیا کہ جی ہم ٹیکس فری کر دیں گے فری لانسرس کے لیے, بہت اچھی بات ہے. مگر ایشو یہ ہے کہ اس وقت اسٹیٹ بینک کے پاس جو ریمیٹنس آتا ہے وہ صرف ڈکلیئرڈ ریمیٹنس آتا ہے جو کہ رجسٹرڈ کمپنیز کرا رہی ہیں. انڈیویجولس کو تو ابھی اویئرنیس ہی نہیں ہے کہ جی ان کو کس طرح سے کمپنی بنانی ہے, اکاؤنٹ کیسے کھولنا ہے, کیسے کام کرنا, وہ ایک سیشن الگ ہونا چاہیے. دوسرے یہ کہ وہ ابھی آپ کاؤنٹنگ وہ اسپیکولیشن ہم نمبرز دے کے نا دنیا کو اور اپنے آپ کو خوش کر رہے ہوتے ہیں, وہ ٹرو پکچر آپ کے پاس ابھی ہے ہی نہیں. تو ٹرو پکچر لینے کے لیے آپ کو ان کو لانا پڑے گا, ان کے اکاؤنٹس کھولنے پڑیں گے, ان کی کمپنیز بنانی پڑیں گی. اس انکیوبیٹر کے اندر آپ جب ان کو لے کے آئیں گے اور پیسہ اسٹیٹ بینک کے تھرو آئے گا تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ ویئر وی اسٹینڈ. دوسرے یہ کہ یہ انڈسٹری میں نے آپ کو بتایا, ایجوکیشن کا میں نے آپ کو بتایا, اور ابھی بھی جو ہم کرنے جا رہے ہیں کام, ہمارے جو کورسز ہیں, جو دوسرا بڑا فقدان یہ ہو رہا ہے اس وقت ہمارے یونیورسٹیز میں کہ جو بچے وہاں سے ٹاپ گریڈ پڑھتے ہیں ان کو انڈسٹری میں جن کو جاب نہیں ملتی وہی اسی یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہوتے ہیں. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ انڈسٹری ایکسپیرینس کے ساتھ نہیں ہوتے, اور بچوں میں ایجوکیشن تو منتقل ہوتی ہے مگر انڈسٹری ایکسپیرینس منتقل نہیں ہوتا. یہ ایک بہت بڑا وہ ہے ڈیلیما ہے. ہم نے اس کے لیے ابھی کوشش کی کہ ہم نے پہلے بھی میں نے 5 سال انکیوبیٹر چلایا یونیورسٹیز کے اندر, اور ٹیچروں کو بھی انوالو کیا کہ بھائی انڈسٹری ایکسپیرینس لیں گے تو بچوں کو آپ انڈسٹری ایکسپیرینس دے سکیں گے. 1 گھنٹے کی اگر کوئی اسپیکر آ کے بول کے چلا جائے گا اس سے آپ ٹرانسفر ٹیکنالوجی نہیں کر سکتے. بٹ عاصم بھائی یہ فرمائیے گا کہ پرٹیکولر ڈسپلن آئی ٹی میں بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ بز ورڈ یوز ہوتا ہے, واٹ آر دا اسپیسیفک ایریاز کے جس کے اوپر بچے کام کریں اور جس کی دنیا میں ڈیمانڈ ہے؟ کچھ لوگ جی ایف ایکس کی بات کرتے ہیں, کچھ لوگ ڈیولپمنٹ کی, کچھ ایس اے ایس کی بات کرتے ہیں, بٹ از دیئر سم تھنگ اسپیسیفک اور اس کی گائیڈ لائنس کی جا رہی گورنمنٹ نے؟ میں بہت سمپل سی مثال آپ نے کہا تھا, ابھی آپ بات کر رہے تھے ہوم کاٹیج کی, اور یہ اتنی زبردست چیز ہے کہ میں یہ کہتا ہوں بجائے آپ ٹیکنالوجی پارکس کا کانسیپٹ ہی اب دنیا میں ختم ہوتا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے جو جہاں بیٹھا ہوا ہے اس کو وہ تمام فیسلٹیز مہیا مل جاتی جو ایک ٹیکنالوجی پارک میں ملتی ہے. مثال طور پہ اگر آپ ایک کمپنی ڈکلیئر کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجیے مجھے انٹرنیٹ ایک اسپیشل پرائز پہ چاہیے, وہ اسپیشل پرائز اس کو ملنا چاہیے, اس کو ٹیکس ایگزیمپٹیڈ ہے تو وہ ٹیکس ایگزیمپٹیڈ ہونا چاہیے, اور بینک کے ساتھ ڈکلیئرڈ ہوگا تو وہ اپنے گھر سے بیٹھ کے بھی اگر کام کر رہا ہے تو اس کو کوئی بہت بڑی چیز کی ضرورت نہیں ہے. تو منیمم انویسٹمنٹ کے ساتھ میکسیمم آپ ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک اس کی مطلب اس کو فارمولے کو صحیح طریقے سے کر لیں تو ضرورت نہیں ہے آپ کو بلڈنگز بنانے کی یا ٹیکنالوجی پارکس بنانے کی, اور اس میں وہ آپ لوگوں کو ایک الگ رجم میں لگانے کے بعد ایک جگہ جمع کرتے ہیں. وہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ان کو سستا رینٹ دیتے ہیں, انٹرنیٹ دیتے ہیں, اس کے علاوہ ہم کو اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی کہ آپ نے کیا بنایا ہے. کوئی ادارہ جو ہمارا ہے اس کا ادارہ مقصد کہ ہونا چاہیے کہ آپ ایکسپورٹ کریں تو کیا کر رہے ہیں. وہ شوکیس پاکستان کے پاس وہ انوینٹری ہے ہی نہیں کہ اس انوینٹری کو ہم پھر
शोकेस बना के मुख्तलिफ जगहों पे बताएं कि भाई हमारे पास मुल्क में ये इन्वेंट्री मौजूद है। इन्वेंट्री से मुराद ये कि ये हमने प्रोजेक्ट बनाए और ये कैपेबिलिटी हमारे पास मौजूद है। आसिम साहब, आप ये कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी पार्क की बड़ी बड़ी बातें इसलिए होती थी कि जब बैंडविड्थ इशू होती थी, जब बिल्डिंग चाहिए होती थी और उससे जुड़े मिसाइल होते थे, कम्यूटेशन, दिस दैट। अब तो वर्क फ्रॉम होम का टाइम है। एग्जैक्टली। अगर आप लोगों को घर के ऊपर अच्छा बैंडविड्थ दे दें और सब्सिडाइज्ड बिलिंग दे दें और घर बैठे वाले बच्चे को बता दें कि यार तुम्हें वेबसाइट पे जाके अपने आप को कंपनी कैसे डिक्लेयर करना है, टैक्स नेट में कैसे आना है, पीरियड, आपने घर पे टेक्नोलॉजी पार्क बना दिया। एग्जैक्टली तो ये चीज़ क्यों नहीं हो रही आसिम साहब? ये मैंने कई दफ़ा कई फोरम पे दिया और आपकी तवज्जो से दोबारा मैं गवर्नमेंट से कहना चाहता हूँ। और इसके साथ एक और बात बताऊँ मैं आपको कि हमने एक ज़माने में एक और भी प्रपोजल दिया था गवर्नमेंट को, इंडस टेक्नोलॉजी पार्क हमने सिंध में बनाया था और वो खैर किसी वजह से पॉलिटिकल रीजंस की वजह से ही नहीं बन सका। एक चीज़ और फरमाइएगा पहले आसिम साहब कि पंजाब का आईटी बोर्ड जो है वो दुनिया में उसका नाम है, वो छाया हुआ है, सिंध का आईटी बोर्ड क्यों नहीं बनता? सिंध का आईटी बोर्ड बना, बहुत मेहनत हुई, हमने बनाया, हमने बल्कि मैंने ही उसको लीड किया और चारों सूबों में हमने आईटी डिपार्टमेंट भी क्रिएट किया, उसके रूल्स ऑफ बिजनेस बनाए, अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ किया। मगर हमारे यहाँ वो जो मैं बड़े माज़रत के साथ कहता हूँ कि हम अपने सिस्टम को ओन नहीं करते। हमारे सूबे के लोग अपनी चीज़ को ओन ही नहीं करते, जिसकी वजह से मुझे जो ज़ाहिर सी बात है मैं प्राइवेट सेक्टर से हूँ और मैंने अपना टाइम लगाया, मुझे कोई किसी को इंटरेस्ट नहीं था। मुझे किसी ने गवर्नर मोइन हैदर का नाम लूँगा मैं इस वक्त, कि उन्होंने ज़मीन दी, हमने उस पर मंसूबा बनाया जिसमें हमारे कोई इंटरेस्ट नहीं था, मगर आने वाली गवर्नमेंट ने उसको चलने नहीं दिया, उस चीज़ों को ख़त्म कर दिया। अच्छा चले वो ख़त्म हो गया, कोई मसला नहीं। मैं कहता हूँ कि जी अब वक्त और बढ़ गया है। आप जो कॉटेज इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं या टेक्नोलॉजी पार्क बनाना चाहते हैं, तो हम ये कहें कि जो बच्चा, जो इदारा एक्सपोर्ट जोन में आ जाता है, उसके पास जो भी वो इंपोर्ट कर रहा है, कंप्यूटर लेना चाहता है या कोई इक्विपमेंट लेना चाहता है, तो उन कंपनीज़ को हम बोले कि जी अगर आप पाकिस्तान में डेवलपमेंट कराएंगे तो टैक्स फ्री होगा। मिसाल तौर पे मेरे पास कोई जापानीज़ फर्म आती है, कहती है कि जी मैं कोई प्रोडक्ट बनाना चाहती हूँ, मैं कहता हूँ मेरे पास लोग हैं, रिसोर्सेज हैं, टैक्स फ्री होगा। आप मेरे पास इस बाउंड्री वॉल के अंदर अगर आप जो एक्सपोर्ट प्रोसेस जोन का हमारा कॉन्सेप्ट है वो आप दे दें, तो आप इन्वेस्टर जो बाहर के लोग हैं खुद पैसे लेके आएंगे, यहाँ डेवलप करवाएंगे और आपके लोगों को डॉलर में तनख्वाह मिलेगी, डॉलर का इन्फ्लक्स पाकिस्तान में आएगा और आपके बच्चों को रोज़गार भी मिलेगी और उनको ये एडवांटेज मिलेगा कि जी टेक्नोलॉजी जो आपने सिखा दी वो वहीं से एक्सपोर्ट करेंगे, अपनी कंट्री में ले जाएंगे, उससे हमें कोई इशू नहीं, मगर आपको जॉब मिल जाएगी, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, आपके पास नॉलेज ऑफ ट्रांसफ़र हो जाएगी, फिर आप वो बच्चे बाहर निकल के, उस बाउंड्री वॉल से बाहर निकल के बहुत काम कर सकते हैं। दे कैन डू इंडिपेंडेंटली लॉट ऑफ थिंग्स। राइट। फिर मैं अगर आप कोई मैसेज देना चाहें तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। शुक्रिया सानी भाई। मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ख़ुसूस तौर पे मौजूदा गवर्नमेंट से जो बहुत एक्टिव है, और मगर सिर्फ इशू यह है कि वो फोकस नहीं हो पा रहे, उनको लोग ऐसे नहीं मिल रहे जो सही डायरेक्शन दें। मैंने 3 चीज़ों की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप टेलीकॉम इंडस्ट्री को इंडस्ट्री डिक्लेयर करें, हार्डवेयर एक इंडस्ट्री बनाए जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो, उसके लिए इंडस्ट्री डिक्लेयर करें, कंप्यूटर्स की, मोबाइल फ़ोन के लिए, और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री डिक्लेयर करें। उसमें बीपीओ का मॉडल जो है, मिसाल के तौर पर कॉल सेंटर है, वो भी उसके साथ ही मर्ज होगा। तो ये जब इंडस्ट्रीज़ बन जाएंगी, एक ये, और दूसरा ये कॉटेज इंडस्ट्री में जो जहाँ बैठा हुआ है उसको तमाम वो फैसिलिटीज़ आप दे दें। और सानी साहब ने बड़ा अच्छा आइडिया दिया कि वेब के थ्रू आप अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवाएं और टैक्स नेट पे आएँ। जब तक आप टैक्स नेट पे नहीं आएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका एक्चुअल अमाउंट कितना आ रहा है। दूसरा ये, आप एक्सपोर्ट फ्री जोन बनाएं, आपको टेक्नोलॉजी पार्क की ज़रूरत नहीं है, वो जोन बनाएं जहाँ पे फॉरेनर्स को हम बताएं कि भाई इस जगह पे अगर आप काम करेंगे तो आप पे कोई टैक्स लागू नहीं होगा। आप यहाँ अपने मशीनरी इंपोर्ट करें, अपना इक्विपमेंट इंपोर्ट करें, यहाँ पे आप सॉफ्टवेयर डेवलप करें, टैक्स फ्री जोन है, वापस तक किस दुनिया में एक्सपोर्ट करना आप करें, मगर हमारे रिसोर्सेज और हमारे पास पैसा जो है दोनों तरफ से आएगा। ये आसिम ज़फ़र साहब, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू रहे आबिद क़य्यूम सिलेहरी साहब। ही हैपन्स टू बी एन इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट और वो बहुत ओपनली और कैंडिडली अपनी राय का इजहार करते हैं। आबिद क़य्यूम सिलेहरी साहब ने इस बात से एग्री नहीं किया कि जो डॉलर है वो लॉन्गर टर्म में वीक हो सकता है या इररेलेवेंट हो सकता है। उनका ख्याल था
कि डॉलर की वो पोजीशन नहीं रहेगी जो कि मौजूदा दौर में है, बट इन द लॉन्गर रन डॉलर विल कंटिन्यू टू मेंटेन इट्स पोजीशन इन द ग्लोबल करेंसी एरेना। दूसरी चीज़ जो हमने आज के प्रोग्राम में डिस्कस की, आसिम ज़फ़र साहब ने 2-3 चीज़ें पॉइंट आउट की और उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट अगर इस तरफ नज़र इनायत करे तो पाकिस्तान की जो मुआशी चैलेंजेस हैं वो न सिर्फ मीट हो सकते हैं बल्कि पाकिस्तान की मईशत की जो काया है वो भी पलटी जा सकती है। आसिम ज़फ़र साहब ने बताया कि एक तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो 3 सेगमेंट्स हैं उसकी कानून में डेफिनेशन की गुंजाइश मौजूद है, और अगर इसको प्रॉपर्ली डिफ़ाइन कर दिया जाए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बज़वर्ड को छोड़ के सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए और जो तालीम के मसाइल हैं उसकी करिकुलम डेवलपमेंट पर एक सिस्टमेटिक मैनर में काम कर लिया जाए, तो ही वाज ऑफ द व्यू कि पाकिस्तान लॉन्ग एंड सस्टेन डेवलपमेंट की राहों पर गामज़न हो सकता है। दूसरा जो बज़वर्ड था जिसको उन्होंने कंटेस्ट किया, चैलेंज किया, दैट वाज द बज़वर्ड ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क्स। ही सेड कि 70s 80s 90s की ये बातें थी कि जब सीमेंटेड आर्किटेक्चर में खूबसूरत इमारतें बनाई जाती थी, पैसे खर्च किए जाते थे, वहाँ पर बैंडविड्थ के नाम पर लोगों को बिठाया जाता था और कहा जाता था कि ये आईटी इनेबल्ड एनवायरनमेंट है और यहाँ पर आकर आप काम करें तो आपको कम नर्खों के ऊपर बैंडविड्थ मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी की कंटिन्यूटी मिलेगी और आपको टैक्स का बेनिफिट होगा। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।